अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसला दिया गया है ट्रिब्यूनल्स को लेके कि ट्रिब्यूनल्स जो है वो कोई भी ट्रिब्यूनल सरकार को ये निर्देशित नहीं कर सकता है कि सरकार किसी भी मैटर से संबंधित पॉलिसीज नीति को बनाए। क्योंकि हाल ही में जो एयरफोर्स का ट्रिब्यूनल था कि हाल ही में जो आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल था उसने सरकार को ये डायरेक्ट किया था कि निर्देशित किया था कि आप जो एडवोकेट जनरल की पोस्ट है उसको भरने के लिए आप नीति का निर्माण करें। तो ट्रिब्यूनल आपके पीटी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो में अपन ट्रिब्यूनल्स को समझ लेते हैं, ट्रिब्यूनल्स के बारे में समझ लेते हैं, ट्रिब्यूनल से हमें क्या फ़ायदे हैं उनको समझ लेते हैं, ट्रिब्यूनल से क्या कंसर्न्स है, क्या प्रॉब्लम्स इश्यूज आ रहे हैं उन्हें समझ लेते हैं, और जो सोल्यूशन होगा वो आपके इशू पर ही बेस्ड होगा जिसको आप आराम से बता सकते हैं। तो ट्रिब्यूनल को समझने के लिए हम कुछ पॉइंट को नोट कर लेते हैं। ट्रिब्यूनल्स, सबसे पहले इसके बारे में देखेंगे अपन। सबसे पहले इसके बारे में देखेंगे यानी अबाउट। दूसरा देखेंगे कि इसकी प्रकृति कैसी है यानी कि नेचर। दूसरा देखेंगे कि इससे हमें बेनिफिट्स क्या क्या हैं यानी फायदे क्या क्या हैं। तीसरा देखेंगे कि हमारे कंसर्न्स क्या क्या हैं यानी हमारी प्रॉब्लम्स क्या क्या है। चौथा आप समझ जाएंगे प्रॉब्लम्स के आधार पर ही कि इसका सलूशन क्या है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं के बारे में यानी अबाउट। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है, शियल बॉडी है यानी अर्ध न्यायिक निकाय है। और अर्ध न्यायिक निकाय ये इसलिए है क्योंकि ये रेगुलर कोर्ट की तरह इस्टेब्लिश नहीं होता है, इसे समय समय पर इस्टेब्लिश किया जाता है। दूसरा ये है कि ये केवल सिविल मैटर को ही देख सकता है, ये आपराधिक मामले को नहीं देख सकता है। तीसरा ये है कि ये केवल अर्थदंड दे सकता है किसी भी अपराधी को जो जिसका अपराध सिद्ध हुआ है उसको ये जेल नहीं भेज सकता है। ये अगर जेल नहीं भेज सकता है तो ना तो ये आजीवन कारावास का दंड दे सकता है और ना ही ये डेथ पेनल्टी दे सकता है। तो ये याद रखिएगा कि इसी वजह से इसको क्वासी जुडिशियल बॉडी बोला जाता है। दूसरा आप इसके नेचर को ये समझिए कि इसका जो ऑब्जेक्टिव था यानी इसका जो लक्ष्य था वो क्या था इसको एस्टेब्लिश करने के पीछे। तो इसको एस्टेब्लिश करने के पीछे दो लक्ष्य थे। पहला ये कि जो हमारे हाई कोर्ट में केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो एक ट्रिब्यूनल बनाया जाए जो हाई कोर्ट के केसेस को कम कर सके। दूसरा हमारा लक्ष्य ये था कि जो हमारे डिसीजंस हैं वो एक्सपर्टीज पर बेस्ड हो, उनको एक्सपर्ट के द्वारा जांचा परखा समझा जाए और फिर वो फैसला दे। तो ये इसका दो ऑब्जेक्टिव था। अब इसके अपन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में बात कर लेते हैं। यानी संवैधानिक प्रावधान। तो देखिए 1976 में एक समिति बैठाई गई थी जिसका नाम था स्वर्ण सिंह समिति और स्वर्ण सिंह कमेटी। और स्वर्ण सिंह कमेटी ने ये रिकमेंड किया था कि एक ट्रिब्यूनल ऐसा बनाया जाना चाहिए जो एक्सपर्ट के द्वारा उस मामले का निपटान हो सके और ये केस लोड को कम कर सके।
तो इस अनुशंसा को सरकार के द्वारा मान लिया गया था और फिर संविधान में संशोधन किया गया, 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में, और 2 आर्टिकल को ऐड किया गया, 323 ए और 323 बी। 323 ए जो है वो केवल पार्लियामेंट को ये शक्ति देता है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का गठन कर सके, और वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो स्टेट लेवल के अधिकारी हैं और जो राज्य लेवल के, जो स्टेट लेवल के अधिकारी हैं और जो सेंट्रल लेवल के अधिकारी हैं, उन्हें उनके रिक्रूटमेंट से संबंधित मामले को, उनके कंडीशन ऑफ सर्विसेज, मतलब जो उनके सेवा की जो स्थिति परिस्थिति है उससे आधारित वो मामले को सुन सकता है। लेकिन जो 323 ए 323 बी है, 323 बी है, ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट दोनों को ये एम्पावर करता है कि किसी भी स्पेसिफिक मैटर के निपटान के लिए ट्रिब्यूनल का गठन किया जा सकता है। जैसे टैक्स से संबंधित मैटर के लिए ट्रिब्यूनल का गठन किया जा सकता है, एनवायरमेंटल इश्यूज से संबंधित मैटर के लिए ट्रिब्यूनल्स का गठन किया जा सकता है, ये सारी चीजें हैं। इसके बाद कंपोजिशन देख लेते हैं इनका कि इनमें क्या कितने सदस्य वगैरह होते हैं। तो देखिए इनके जो सदस्य हैं वो 2 डायमेंशन आधारित है। एक है टेक्निकल एक्सपर्ट, एक ये है कि टेक्निकल एक्सपर्ट्स को चयनित किया जाएगा, और दूसरा है जुडिशियल मेंबर, जुडिशियल मेंबर को इसमें सेलेक्ट किया जाएगा, और इन दोनों के द्वारा एक ट्रिब्यूनल रहेगा जो अपना वर्डिक्ट वगैरह सुनाएगा। चौथा देख लेते हैं ज्यूरिसडिक्शन, यानी इनकी ज्यूरिसडिक्शन यानी कि इनका जो क्षेत्र है वो क्या है। तो इनका क्षेत्र, जब इनकी स्थापना हुई थी तो इनका क्षेत्र एक स्पेसिफिक क्षेत्र था, लेकिन वर्ष स्पेसिफिक क्षेत्र जैसे कि अगर कोई ट्रिब्यूनल इन्वायरमेंटल इश्यूज के लिए गठित किया गया तो वो केवल इन्वायरमेंटल मुद्दों को ही देखेगा, और अगर कोई टैक्स से रिलेटेड ट्रिब्यूनल गठित किया गया तो टैक्स से रिलेटेड मुद्दे को ही देखेगा। लेकिन वर्ष 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया, और उस निर्णय में ये कहा गया कि ट्रिब्यूनल्स आर नॉट एक्सक्लूसिव, मतलब ये कोई पृथक रूप से काम नहीं करेंगे, ये अन्य कार्यों को भी कर सकते हैं। अब देख लेते हैं इसका अपील। तो देखिए जब ट्रिब्यूनल 1976 में संविधान में संशोधन करके लाया गया था, तब ट्रिब्यूनल में ये प्रावधान था कि जो ट्रिब्यूनल के डिसीजन के अगेंस्ट अगर कोई अपील होगी तो वो सुप्रीम कोर्ट को होगी। लेकिन वर्ष 1997 में एक चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो हाई कोर्ट के समरूपी नहीं है, मतलब कि इट इज नॉट करस्पॉन्डिंग ऑफ हाई कोर्ट, इट इज सब ऑर्डिनेट एंड सब्स्टिट्यूट ऑफ हाई कोर्ट, मतलब कि ये हाई कोर्ट के समरूपी नहीं है, ये हाई कोर्ट का विकल्प है, और विकल्प होने के साथ भी ये हाई कोर्ट के नीचे है। तो इनसे इनके डिसीजन के अगेंस्ट अगर किसी को अपील करनी है तो वो अपील हाई कोर्ट को जाएगी, ना कि सुप्रीम कोर्ट को। हालांकि कुछ मैटर में डायरेक्ट अपील सुप्रीम कोर्ट को की जा सकती है, लेकिन मूलतः जो प्रावधान अब है वो ये है कि इनके डिसीजन के अगेंस्ट जो अपील होगी वो हाई कोर्ट को होगी। अब देख लेते हैं कि इनसे बेनिफिट्स क्या क्या है। तो सबसे पहला बेनिफिट कि इससे स्पेशलाइजेशन होता है, स्पेशलाइजेशन होता है। स्पेशलाइजेशन कैसे होता है कि जैसा कि हमने कहा कि इनके सदस्यों में आधे जो सदस्य होते हैं वो टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं, और आधे जो सदस्य होते हैं वो जुडिशियल मेंबर होते हैं। तो
क्योंकि टेक्निकल एक्सपर्ट इनके सदस्य होते हैं, तो इनके जो फैसले होते हैं वो उनसे स्पेशलाइजेशन, विशेषज्ञता आती है। दूसरा है कि केस लोड को कम कर रहे हैं। जैसा कि हमने कहा कि इनके गठन के पीछे दो उद्देश्यों में एक उद्देश्य था हाई कोर्ट के केसेस को कम करना, तो डेफिनेटली ट्रिब्यूनल्स जो है वो हाई कोर्ट के केसेस को कम करने में मददगार है। चौथा है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी इसकी इसलिए क्योंकि कुछ हमारे देश में कुछ ही स्टेट में हाई कोर्ट हैं, उनकी बेंचेस हैं, तो ट्रिब्यूनल्स एक ऐसी व्यवस्था है जो पूरे देश में कहीं भी गठित की जा सकती है। चौथा इसका फायदा है कि ये स्पीडी ट्रायल कर रहा है। स्पीडी ट्रायल ये क्यों कर रहा है? क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि मूल रूप से ट्रिब्यूनल एक स्पेसिफिक मैटर के लिए गठित किए जाते हैं, और क्योंकि ये स्पेसिफिक मैटर के लिए गठित किए जाते हैं, तो इनका जो मेन फोकस होता है उसी मैटर को समाधान करने का होता है, इसलिए ये स्पीडी ट्रायल भी कर रहे हैं। आप देख लेते हैं इनके कंसर्न में सबसे पहला कंसर्न है कि इनमें लैक ऑफ इंडिपेंडेंसी आ रही है, मतलब स्वतंत्रता का अभाव, लैक ऑफ इंडिपेंडेंसी आ रही है। इन लैक ऑफ इंडिपेंडेंसी ऐसे आ रही है क्योंकि जो इनके सदस्यों का चयन है वो एक सिलेक्शन कमेटी की अनुशंसा पर किया जाता है, और सिलेक्शन कमेटी पर मुख्य रूप से सरकार के सदस्यों का दबदबा रहता है, जिसकी वजह से लैक ऑफ इंडिपेंडेंसी आती है। दूसरा, केस लोड इनमें है, लगभग 18,000 केस लोड इसमें पेंडिंग है, तो ये एक दूसरा इसका कंसर्न है कि इसमें भी केस लोड की संख्या बढ़ती आ रही है। तीसरा है कि इनका शॉर्ट टर्म है, मतलब कि लघुकालीन इनकी अवधि है मेंबर की, और इनकी लघु अवधि होने के साथ इनका रीअपॉइंटमेंट, पुनर्नियुक्ति की जा सकती है, जिसके वजह से इनमें जो इंडिपेंडेंसी है और कम होती है। चौथा है कि वायलेशन हो रहा है, मतलब कि जो डॉक्ट्रिन है सेपरेबिलिटी की उसको वायलेट किया जा रहा है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी। सेपरेबिलिटी जो पृथक्करण सिद्धांत है, यानी जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो पृथक्करण सिद्धांत है उसका वायलेशन हो रहा है, उसका उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि इनमें जो ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, और जुडिशियल बॉडी होने पर जो इसके सदस्यों का जो नियुक्ति हो रही है वो एक सिलेक्शन कमेटी के द्वारा हो रही है, और सिलेक्शन कमेटी में गवर्नमेंट के, सरकार के सदस्य शामिल रहते हैं। पांचवा इसका जो कंसर्न है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी है, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। इनमें एक रूपता का अभाव है। एक रूपता का अभाव ऐसे है कि हर जो स्टेट, जैसा कि हमने चर्चा किया था कि 323 बी स्टेट को भी, इस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को भी एम्पावर करता है कि वो किसी स्पेसिफिक मैटर से संबंधित ट्रिब्यूनल का गठन कर सकते हैं। तो हर स्टेट अपने अपने तरीके से ट्रिब्यूनल्स का गठन कर रहा है, जिससे एक रूपता का अभाव आता है। तो ये सारे इश्यूज हैं जिनके पर आधारित आप सलूशन अपने से आराम से दे सकते हैं। तो ये ट्रिब्यूनल का वीडियो था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, आप इसे अच्छे से ध्यान में रख के कीजिए।